अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ये बात तारीख का ना अब हिस्सा बन चुकी है कि चापलूसियों से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बना जाता। किसी की ज़मीन पर गए उसे फादरलैंड कह दिया, किसी के पास गए तो उसे मदरलैंड कह दिया। ऐसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बना जाता। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के लिए जंगें लड़नी पड़ती हैं, जीतनी पड़ती हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने साबित करके दुनिया को दिखा दिया है। तारीख की कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे लम्हे होते हैं जो सदियों की तकदीर बदल देते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ही मुश्तरका दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के 3 ताकतवर ममालिक यानी पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, जिसे मक्का मुकरमा दिफाई मुआहदा का नाम दिया गया है। सऊदी अरब की तरफ से वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया से सदर तैयब अर्दवान और पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इजलास के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक ये मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात, इस्लामी अख़ुवत, मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात और तवीलुल मुद्दती दिफाई ताउन की बुनियाद पर तय पाया है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुश्तरका मुआहदे का मकसद इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना और अमन को फ़रोग़ देना है। मक्का मुकरमा में इस तारीख़ी मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुआहदे की नाज़रीन जो टाइमिंग्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ इसराइल तुर्किया से खुलकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है, दूसरी तरफ इराक़ और यमन से हुसी सऊदिया पर हमलावर हैं, और ईरान अमरीका जंग के दौरान भी सऊदी अरब खासा मुतासर हुआ है। इस मुआहदे पर पहली बार कन्फर्मेशन हमारे सामने आई थी जनवरी में, जब तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा था कि 3 ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन से मुतल्लिक बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तान से वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने भी ये बताया था कि दिफाई मुआहदे का जो मुसव्वदा है वो तैयार हो गया है। सऊदी नाइब वज़ीर बराए अवामी सफारतकारी ने वाज़ेह किया कि मुआहदा किसी फ़ौजी इत्तेहाद या फ़िरक़ा वाराना ब्लॉक के क़याम की कोशिश नहीं है, और इस मुआहदे का किसी भी जोहरी अज़ाइम या हथियारों की दौड़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज का जो तारीख़ी मुआहदा है पिछले साल सऊदिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे की एक एक्सटेंशन है, जिसमें मज़ीद इस्लामी ममालिक के शामिल होने का कवी इम्कान है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौज़ूज़ मेहमानों में जनाब खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल जनाब ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मदीना मुनव्वरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मौजूद मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। चिश्ती साहब यकीनन जो डिफेंस के मामलात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और जो सर्व कर चुके हैं, उनसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब जो ये मुआहदा हुआ है जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला हो, जो हमारे सऊदी अरब के साथ भी था, वो तुर्किया भी इसके अंदर शामिल हो गया है, किसी भी एक मुल्क पर हमला होगा, ये तीनों मुल्कों के ऊपर तस्वुर किया जाएगा हमला। दूसरी तरफ तुर्किया की टेक्नोलॉजी है, तीसरी तरफ पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत है, और सऊदी अरब की जो है वो माशी ताकत है। ये जो नेक्सस है या ये जो अलाय है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? और वो मैंने आगाज में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात की थी, उस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया। मेरे लिए और आप तमाम सब पाकिस्तानियों के लिए वाकई खुशाइन है कि 3 ऐसे मुल्क कन्वर्ज किए हैं जो एक नेचुरल कन्वर्जेंस है, जिसकी आपने कहा, और आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात कही कि ये अर्न करनी पड़ती है। इन्फ्लुएंस आपको ना पैसों से मिलती है, ना किराए पे मिलती है, ना उधार मिलती है। ये आपको साबित करना पड़ता है दुनिया को कि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं। पिछले साल हमने साबित किया कि हम रीजनली स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं, और अभी जून 2026 में हमने जो अमन मुआहदा कराने में कंट्रीब्यूट किया, सिग्निफिकेंटली हमने साबित किया कि हम एक ग्लोबल सतह पर भी एक अमन चाहने वाले और अमन के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले की प्लेयर हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है जाहिर है अब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, अपनी रेलेवेंस हमने खुद अर्न की है। नंबर 1 तुर्की जिसका आपने जिक्र किया, मेरी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट ये भी है कि मैंने वॉर कोर्स इस्तांबुल टर्की में ही किया है, टर्किश लैंग्वेज में किया है, और वहां पे दोस्त मुझे बड़ी प्राउड फील होता था। और आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पुरानी बात करता हूँ, जब हमें वो मिलते थे तो 8-10 जो फॉरेनर्स हम होते थे, उनको देखकर वो सबको कहते थे दोस्त है, और मुझे कहते थे तुम भाई हो। इसलिए नहीं कि मेरी कुपरती को कह रहे थे, पाकिस्तानी होने की वजह से वो पाकिस्तानियों को भाई समझते हैं, दोस्त नहीं समझते। तो ये उस वक्त की इमोशनल कनेक्शन मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आज आने वाले वक्तों में हमने देखा
कि तुर्की ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग, पाकिस्तान के साथ साथ दूसरा एक मुल्क है जो मुस्लिम ममालिक में मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी रखता है, और फिर नेटो मुल्क है। नेटो के साथ उसकी ज़ाहिर एक और एम्पावरमेंट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। फिर उसने बहुत एडवांस किया, बहुत ज्यादा ड्रोन्स में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में ना सिर्फ खुद किया बल्कि पाकिस्तान की और पाक फिजाइया की बहुत मदद की, और आज पाक फिजाइया पूरी तरह अपने पांव पर खड़ी है उस टेक्नोलॉजी में। फिर का आपने देखा 5th जनरेशन कान जहाज वो बना रहा है। एक और मैं दिलचस्प बात आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि तुर्की ने पिछले 20-25 सालों में 2000 से लेकर 2025 तक अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो 1 बिलियन से तकरीबन 20 बिलियन तक ले गए। जो उनकी एक्सपोर्ट थी 2000 में वो सिर्फ $200 मिलियन की थी, आज $8.2 बिलियन है। आप कितना बड़ा जंप है। इस वक्त दुनिया के तकरीबन 10वां फर्स्ट 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वालों में तुर्की शामिल है। और इधर आपने जिसको बिल्कुल सही कहा कि इधर एक बैटल टेस्टेड पाकिस्तान में एक मिलिट्री है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, हमारे सेलर सोल्जर्स और एयरमैन जो हैं वो बैटल टेस्टेड कॉम्बैट प्रूवन है। हमने मैनिफेस्ट किया अपनी अना को भी, अपने रिजॉल्व को भी और अपनी कैपेबिलिटी को भी। तो ये सारा जब कन्वर्ज होता है और जहां वैक्यूम फाइनेंशियल आएगा, जहां एक चैलेंजेस आएंगे इकोनॉमी रिलेटेड, वो सऊदी अरब प्लग करेगा, वन ऑफ मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग। अच्छा तो चिश्ती साहब, मेरा अगला सवाल वैसे आपसे यही था, क्योंकि मुआहदे की हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं आई हैं, लेकिन ये सिर्फ डेफिनेटली ये सिर्फ जो इज्तिमाई तौर पर जो सिक्योरिटी को मजबूत करना है, दिफा के सिस्टम को मजबूत करना है, ये बात यहाँ तक तो नहीं रहेगी, इससे आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने बड़ा तफसीली तौर पर इसे समझा दिया कि मजीद कहाँ कहाँ पर फिर ये तीनों ममालिक मिलकर जो है वो फायदा एक दूसरे के लिए पहुंचा सकते हैं, बन सकते हैं। अब मुझे ये फरमाइए कि जब ये हमारे सामने ये सारी डिटेल्स आ गई एंड फाइनली ये डील साइन हो गई, तो उसके बाद ईरान का बाज़ाब्ता तौर पर पहला रद्द-ए-अमल आया। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के जो रुकन है इब्राहिम रजाई ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब को जान लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहदे उनकी सलामती की जमानत नहीं बन सकते। इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं? जिस तरह का बयान है मैं उस तरह सीरियस नहीं लेता इसको, क्योंकि ये ईरान वो मुल्क है जो जाहिर है तकरीबन आपने देखा कि 160 दिन से ज्यादा हो गए जो विक्टिमाइज है, टारगेटिंग का फंस लॉन्च हुआ है, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी उसकी हमारा इख्तलाफ हो सकता है किसी वजह से हो, लेकिन उन्हें अपने दिफा के लिए एक न्यू फाउंड रियलिज्म की तरफ वो गया है। तो अभी क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना वो हर्ट है, वो एक दुखी है, एक रिवेंज का एलिमेंट है, खासतौर पर 135 लीडर शहीद किए गए एक साल के अंदर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 टारगेट्स को तब निशाना बनाया गया, तकरीबन 3,500 लोग जान से गए, और सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि उसने रेजिस्ट कर लिया फिर सारा कुछ और सब इतनी पेन सरवाइव कर ली। जब ऐसा होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। फिर उन लीडरशिप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए आयतुल्लाह खamenei की शहादत पर जो लाखों लोग इकट्ठे हुए, मुज्तबा खamenei साहब लीडर बन गए, वो इनहेरेंट भी बने हैं और उनकी लेजिटिमेसी सिर्फ यही है कि वो उन वालिद अजीम वालिद के बेटे हैं और दूसरा उनके खानदान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और जानें दी हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में इस तरह की विक्ट्री वो अपने लोगों को, ईरानियन को दिखा पाएंगे, उनकी लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो गुस्सा और रिवेंज मेरे लिए अनयूजुअल नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं और मेरा मानना है कि जो ही ये चीजें कूल डाउन होंगी, अमेरिका इजराइल यहां से चले जाएंगे, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर और ईरान खुद भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में बहुत रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये मैं अर्ज करता चलूं कि जितना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट ईरान और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट ममालिक के दरमियान होगा, उतनी ही बाहर की फोर्सेस को, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को पेनिट्रेट करने का ज्यादा मौका मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात, जी मौका मिलेगा, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात। अच्छा सर, एक और, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी की ना, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इस वक्त जब ये सारा मामला चला तो ये जो हुसी बागी हैं उनकी तरफ से सऊदी अरब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो वाला मामला है वो भी हमारे सामने है। तो अब इस डील के बाद क्या एक तो आप ये हुसी बागियों के जो हमले हैं ये रुकता हुआ देख रहे हैं, और दूसरा जो अफगानिस्तान वाला मामला है वहां पर अभी भी सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस तो मौजूद है, तो आपको लगता है कि ये यहाँ पर फिर पाकिस्तान के साथ भी ये हालात जो ये तालिबान की तरफ से बने हुए हैं वो भी, उसमें भी कुछ बेहतरी आएगी, कुछ रुकावट आएगी? डेफिनेटली किरण साहिबा, जब हम कन्वर्ज करते हैं तो अपनी अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स के साथ कन्वर्ज करते हैं, अपने अपने चैलेंजेस, शॉर्टकमिंग्स और एप्रीहेंशंस और मायूसियों और उम्मीदों सबके साथ कन्वर्ज करते हैं। आप स्टैंड अलोन किसी एक स्ट्रेंथ को नहीं कहते।
तो ये देखना ये होगा कि वो जिस तरह हम ओनरशिप देंगे सऊदी अरब की सिक्योरिटी को, उनके मसाइल को, और उनको कंट्रीब्यूट एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसी जगहों पर कंट्रीब्यूट करें जहां हमारी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं। तो जहां जहां पे चैलेंजेस है, मुझे यकीन है कि ये तमाम ममालिक हमारी चैलेंजेस को भी समझेंगे और अपना अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी यूज करेंगे जहां जहां हो सकेगा, इंक्लूडिंग अमेरिका को जहां जहां जिसके ताल्लुकात होंगे, और जहां जहां हमारी चैलेंजिंग होगी आई एम श्योर कि वो वैक्यूम दूसरे मुल्क प्लग करेंगे। यही तो खूबी और खूबसूरती होती है इस तरह के एग्रीमेंट और अलायंसेस की। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट होगा क्या? क्या तुर्किया, पाकिस्तान की फौज तो ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, तो फिर क्या हम ये देखेंगे कि तीनों ममालिक में और स्पेशली सऊदी अरब में, क्योंकि जहां पर फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर हमले करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर क्या फिर तुर्की के फौजियों को भी हम देख रहे होंगे, और क्या फिर वेपन्स भी डिप्लॉय किए जा रहे होंगे एक दूसरे कंट्रीज में, कि मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले ताहिर शफी साहब फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ शफी साहब। वो अल्लामा इकबाल फरमाते थे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिर से लेकर ताबा खाके काशगर। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, ये इस शेर की तशरीह हो रही है अल्लामा साहब? बिल्कुल। मैं समझता हूँ इकबाल ने फरमाया था और आज पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने करके दिखा दिया कि एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो इन तमाम चार की चार शख्सियात को जाता है, लेकिन इसकी इब्तदा हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने की जी। और फिर पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद जब ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग आई, तो उस वक़्त ये पूरी प्लानिंग थी कि अरब इस्लामी दुनिया और ईरान को दरमियान तसादुम करवाया जाए। यही वजह है कि पहले चंद घंटों में, बल्कि मिनटों में, सऊदी अरब, कुवैत, अमारात, बहरीन पर मिसाइल हमले हुए। लेकिन सऊदी अरब ने उस पर बहुत सब्र किया और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और ये नतीजा था उस मुलाकात का जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की हुई थी कि हमने इस जंग में नहीं जाना है और हमने मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद को बरकरार रखना है। फिर इसमें तुर्किया शामिल हुआ। आपने देखा तुर्किया, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब, पहली मीटिंग रियाज में हुई, फिर इस्लामाबाद में हुई, फिर मिस्र में हुई, फिर अभी उर्दन में हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जुमे का दिन था, बड़ा मुबारक दिन था, बड़े मुबारक मकाम से इस मुआहदे का आगाज़ हुआ है। और अब इंशाअल्लाह इसमें इस्लामी दुनिया के और भी ममालिक आएंगे और इस इस्लामी ममालिक के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो फ़लस्तीन और कश्मीर के बाद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी है। और दहशत गर्दी में वो तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में, जिनको कहीं ना कहीं से पुष्टपनाही हासिल होती है और वो वहाँ तखरीब करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद वो सिलसिला भी इंशाअल्लाह खात्मे की तरफ जाएगा। अल्लामा साहब, इस वक्त जो हमारे सामने तकरीबन सूरत हाल ऐसी है कि जिस वक्त अरब इसराइल जंग के बाद जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल थी वो बड़ी टेंस थी, बड़ी बहरान का शिकार कैफियत थी। तो उस वक्त पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया था आगे। लाहौर में वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामी ममालिक को जमा किया था। भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है उसका, मेज़बानी की उन्होंने, OIC इजलास किया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो फर्दर मजीद आगे बढ़ी हुई है कि यहाँ पर न सिर्फ हम इख्तलाफात को ख़त्म करवा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे इत्तेहाद की बुनियाद रख रहे हैं जो आने वाले वक्तों में जो ताकत का तवाज़ुन है उसे ही बदल देगा। पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो ख्वाब देखा और जो जद्दोजहद की दिन रात, और उनको फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे वज़ीर ख़ारजा, और फिर जो मुआवनत उनको और हमेशा ताउन मिला अमीर मोहम्मद बिन सलमान से और फिर अर्दोगान साहब से, वो काबिल कदर है। हमारा ये बिल्कुल क्रेडिट है कि हमने OIC जो है उसको कायम किया। हमारे साथ सऊदी अरब ने बहुत, उस वक़्त शाह फैसल शहीद ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को, शाह फैसल शहीद को सज़ा भी इस बात की दी गई, और भी मसाइल थे। लेकिन एक बड़ा जुर्म जो था वो यही था कि उन्होंने मुस्लिम उम्मा को जमा किया। इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद
ताकत का तवाज़ुन भी बदल देगा और ये फ़लस्तीन समेत तमाम मसाइल के हल की तरफ भी अब जाएगा। मेरा ख्याल है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद पहले ही इसराइल का जो तसल्लुत था वो टूटता चला जा रहा है और अमेरिका भी अब उससे दूर होता चला जा रहा है। जी। लिहाजा इस इत्तेहाद के बाद अब मुस्लिम दुनिया की बात सुनी जाएगी। सही। आप साथ ही मौजूद हैं चिश्ती साहब, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि अब इस मुआहदे के बाद, क्योंकि हमारे पास इसकी वो डिटेल्स तो नहीं है सामने, लेकिन मोस्ट प्रॉबली क्या लगता है आपको, क्या ये भी इम्कानात में से हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, इसी तरीके से हम, जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुहाफ़िज़ीन हैं, हरमैन हैं, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्या तुर्किया की अफवाज भी वहाँ पर आ सकती हैं और फिर ये जो वेपन्स हैं ये इसकी डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है एक दूसरे के ममालिक में? किरण साहबा, मैं इससे ऊपर देखना चाहूंगा, वो ये कि तीनों ममालिक जो हैं, और अल्लाह करेगा और ममालिक शामिल होंगे, आमतौर पर हम अगर लोगों को मिसगाइड करेंगे, अगर ये कहें कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, यहाँ से जेट उड़ेंगे, वहां पहुंचेंगे और शूट डाउन कर देंगे जाके, ये जंग के दौरान तो अगर खुदा ना खास्ता नौबत आएगी नहीं, लेकिन आपने पीस टाइम में डेवलप करना होता है। आपने इतना स्ट्रेंथन करना होता है कि दुश्मन को, जो चाहे इस रीजन के हों या ट्रांस रीजनल हों, वो डिटर हों, वो खौफजदा रहें कि आप इतना ज्यादा ब्लडी और नोज ब्लीडिंग कराएंगे और इतना ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करेंगे कि उसकी कीमत बढ़ा देते हैं आप पीस टाइम के अंदर रहते हुए। तो जितना आप वॉर टाइम से पहले करते हैं, वो हमें जब कैडेट थे तो हमारी कैडेटशिप की दीवारों पर लिखा होता था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो यू हैव टू ब्लीड, अवॉइड ब्लीडिंग, यू हैव टू स्वेट इन पीस। तो स्वेट इन पीस का मतलब ये है कि बायलैटरल ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हमारे अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ कन्वर्ज करें, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांगली करें कि आपके दुश्मन हिम्मत ही ना करें इंशाल्लाह। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है ये तो लास्ट आगे बढ़ने की दुरुस्त बात करें। अच्छा चिश्ती साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना एक और सवाल भी, कि पाकिस्तानी आवाम जरूर ये सवाल करती है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का मईशत, उसके लिए क्या हो रहा है? तो जब पहला सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ तो उस पर हुकूमत की जानिब से भी ये तासुर दिया गया। इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम में आकर कुछ हुकूमती वज़रा, मुशीरान ये आकर कहकर गए कि अब जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी कि वो सी पैक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और ये जो माशी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो दूर हो जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली वो तो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। क्या ये जो आज का पैक्ट हुआ है इसके बाद आपको लगता है कि माशी एतबार से भी पाकिस्तान वो जान पकड़े जिस तरह से हम दीगर मामलात में आगे से आगे बढ़ रहे हैं? मेरा तो मानना यह है किरण साहिबा कि दो तरह की सॉवरेनिटी होती है। एक आपकी जोग्राफियाई सॉवरेनिटी होती है जिसका हमने इत्तेफाक किया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की। एक आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी भी होती है। जब आप किसी मुल्क के सामने कशकोल लेकर जाएं, उसे कहें IMF बेल आउट दे दो, रोल ओवर कर दो, तो ये आप इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऑब्वियसली। तो हमें रूस कैसे टूटा था, सोवियत यूनियन टूटा था नॉट मिलिटरीली, वो उस वक्त भी बड़ी एक सुपर पावर था, इकोनॉमिक ग्राउंड पे टूटा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें उन चैलेंजेस को जरूर एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जोग्राफियाई सॉवरेनिटी आप उसी वक्त डिफेंड करते हैं जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी के मरूने मिन्नत नहीं होते। तो आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि जो गैप है, जो हमारे चैलेंजेस हैं, ओवरकम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शफी साहब, आप पहले भी जब जिस वक्त डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था उस वक्त भी आपने बताया था कि मजीद ममालिक हैं जो ख्वाहिशमंद हैं इसका हिस्सा बनने के, और मुझे याद है आपने 5 से 7 ममालिक के बारे में कहा था। तो क्या आने वाले दिनों में फिर हम देख रहे हैं कि मजीद ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा हो सकते हैं, बन सकते हैं? बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत सारे ममालिक इस दिफाई मुआहदे में आना भी चाहते हैं, बातचीत भी हो रही है और आएंगे भी इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बात और आपको बताऊं जी कि आप गूगल कीजिए, पता कीजिए कि ग्रेटर इसराइल की बात करने वाला नेतन्याहू जिस दिन से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ था उस दिन से ग्रेटर इसराइल की बात क्यों नहीं कर रहा। इसलिए कि उसे ये बात समझ आ गई कि अब ये काम आसान नहीं है। ग्रेटर इसराइल में वो कुछ हिस्सा सऊदी अरब का डालना चाहते हैं और हमारे बलूचिस्तान तक भी आना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो ख्वाब उनका, वो साजिशें दम तोड़ती चली जा रही हैं। अब ज़रूरत इसी बात की है जिसकी तरफ हमारी क़यादत की भी तवज्जो है और होनी भी चाहिए। और सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान बार बार इस बारे में कह चुके हैं कि हमें मुआशी तौर पर भी इस्लामी दुनिया को मजबूत होना होगा। दिफाई तौर पर हम मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफारती तौर पे पाकिस्तान बहुत मजबूत है। इस वक्त कहाँ है हिंदुस्तान,
और वो सारे जो हमें कहते थे बड़ा मुल्क, 6 गुना जी बड़ा मुल्क, किधर जी गया वो? सही। एक मार का हक में कामयाबी के बाद अल्लाह रब्बुल अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत ने जो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बिल्कुल आप दुरुस्त कामयाबी। कह रहे हैं। अच्छा चिश्ती साहब, आखिर में मुझे अगर शॉर्टली ये बता दीजिए, क्योंकि दो तरह के ओपिनियंस हैं इस वक्त। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये एक नेटो तर्ज का इस्लामी इत्तेहाद बन रहा है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्किया है, दीगर ममालिक भी इसमें आ सकते हैं, तो अमेरिका इससे खुश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये भी आ रहा है सामने कि जी अमेरिका की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों ओपिनियंस को? देखिए, नेटो से मैं इसलिए इसको मिक्स नहीं करता कि नेटो उस वक्त बना था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया था, और जो जो शिकस्त खुर्दा मुल्क थे और जो इन बिटवीन थे, अमेरिका ने अंडर अम्ब्रेला लिया था, और उनकी ऑब्लिगेशन या मजबूरियां थी इकोनॉमिक और मिलिटरीली वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए नेटो बनी थी। वो जो 40 के करीब मुल्क इकट्ठे हुए थे, ठीक। यहां मैं वो चीज नहीं देख रहा। ये तीनों मुल्क अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, अपनी अपनी इंपावरमेंट लेकर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक वैक्यूम जो जी कुदरती तौर पर इस खित्ते में क्रिएट हुआ है, जो कि अमेरिका की उस इनबिलिटी की वजह से हुआ है कि वो उन मुल्कों को वो कंफर्ट लेवल या सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सका, तो एक वैक्यूम दुनिया में कहीं नहीं सर, व्हाट्स रहता। योर ओपिनियन? अमेरिका इस मुआहदे से खुश होगा या नाराज होगा? मेरा ख्याल है कि जितना हमारा तीनों मुल्कों का इस वक्त इन्फ्लुएंस प्रेसिडेंट ट्रंप पर पर्सनली भी है और ओवरऑल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी है, हम बेहतरीन पोजीशन में हैं उनको कन्विंस करने में कि हमारा इकट्ठे रहना लॉजिकल है। एंड जैसे ये मैंने वक्त कहा की कि बहुत ज्यादा defensive, अहम जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और ये डिफेंसिव है, ये ठीक ऑफेंस तो वैसे ठीक, भी नहीं बिल्कुल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपका खालिद चिश्ती साहब आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर कर रही है कि दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो टिक टॉक करके बता रहे हैं कि खतरे की घंटी बज गई है मरकजी हुकूमत के लिए। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में खेलदास कोहिस्तानी साहब मुझे ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इसके साथ साथ शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करें। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। शौकत साहब, एक बार फिर एक तारीख आई है आप लोगों की तरफ से, तो ज़रा बात का आगाज़ भी फिर आपसे ही करते हैं। ये 27 सितंबर के बारे में वज़ीर आला कल कह रहे थे कि आप तैयारी पकड़ लें, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, फिर उन्होंने कुछ मुतालबात भी सामने रख दिए। लेकिन जब अलीमा खान साहिबा से पूछा गया है तो वो तो काफी नाराज हुई हैं कि वो कह रही हैं कि इंतजार तो सिर्फ इमरान खान को करवाया जा रहा है, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी आगे की तारीख किस बात के लिए दी गई है। तो सर, क्या कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं है, क्या मसला है? और फिर सबसे अहम सवाल ये कि 27 तारीख को आप लोग ऐसा क्या कर लेंगे जो पिछले 2.5-3 सालों से नहीं कर पाए हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है और साथ जमहूरी पार्टी है, और इस वक्त जो जाहिर है हर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब परसों की बजाय आज ही निकले, लेकिन जो चीजें अब हैं वो आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है। इस वक्त देखें, बहुत बड़ा टास्क है हमारे सामने। 2-3 दफा हम ट्राई कर चुके हैं, वो हम देखेंगे कि जी हमारे अंदर क्या कमियां थी, क्या वो खामियां रह गई थी। और ये जो इस दफा 27 के टाइम जो दिया गया उसमें पूरी तैयारी की जा रही है, और इसमें सिर्फ ये नहीं कि खैबर जी पख्तूनख्वा, बल्कि हम चाहते हैं कि सर, सिंध, बात आपने पंजाब तैयारी की, और आपके तर्जुमान शेख वकास साहब वो ये फरमाते हैं कि अली अमीन गड्ढापुर साहब ने जब कॉल दी थी तो उन्होंने तो 20-22 दिन लिए थे, और इन्हीं 20-22 दिनों में तैयारी करके वो चले गए थे। लेकिन शायद जो मौजूदा क़यादत है वो नौजवान है, या उनकी उनकी दानिश में वो ना तजर्बेकार है, इसी वजह से उनको 2.5 महीने यानी 50 दिन चाहिए तैयारी के लिए। देखिए, ये सिर्फ सीएम सुहेल अफरीदी के तरफ से फैसला नहीं है, ये पूरी पार्टी का फैसला है। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, मैंने जूम पे उसमें शिरकत की है। उसमें वजीर आला साहब थे, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, असद कैसर साहब थे, बहुत सारे और भी लोग थे, जुनैद अकबर खान। और इसमें ये जो चीजें ये बिल्कुल इंडोर्स की गई है 27 तारीख से नहीं, अगर उस आपकी शख्स की पार्टी का तरफ से फैसला है तो ना। शेख साहब फिर ओनरशिप क्यों नहीं ले रहे हैं इस फैसले की? सर, वो भी तो मुझे कमेटी नहीं का हिस्सा पता होता है कि ना। शेख साहब ने ओनरशिप क्यों नहीं ली या क्या मसला, आई डोंट नो, क्योंकि मैं उस मीटिंग में खुद शामिल हुआ हूँ। और 4 बजे 3 बजे वो मीटिंग हुई है केपी हाउस में, लेकिन मैं चूंकि बाहर हूँ, मैंने जूम पे अटेंड किए, और उसमें जो है ना सबने एंडोर्स किया है कि 27 तारीख अच्छा, बिल्कुल दो ठीक है। चीजें इसमें, एक तो और ये कि इसमें लॉजिक क्या है, पहले तो ये बता दें, इतना लंबा टाइम देने की लॉजिक क्या है? सिर्फ यही कि तैयारियां करनी है? देखिए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। पहले जो हम गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, हम कोई पुरअमन, हम तो पुरअमन रहे, हमें पुरअमन छोड़ा क्या है?
हम चाहते हैं कि एक तो कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो, या उसमें जो खामियां रह गई, कमी रह गई, उसको पूरा करें। और आइंदा हम देखिए, सियासी स्ट्रगल है हमारी, सियासी जद्दोजहद हमेशा इस तरह होती है। ये तो नहीं है कि हम कोई जज्बात से काम लें या कोई हमें कहें कि जी जी। आप कल क्यों नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो तो सर, हम निकल जाएं। सवाल देखिए मेरा इसमें ये है कि जब ये पार्टी लॉजिस्टिक्स, ने डिसाइड किया कि 27 सितंबर को जो है वो लॉन्ग मार्च करना है या इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो इन सारे मामलात में बहनों को एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि 38 बार वो गई, उनको मुलाकात नहीं करने दी। तो सबसे ज्यादा तो परेशान फैमिली है, सबसे ज्यादा परेशान तो बहनें। बिल्कुल। देखिए ये बार बार ये जो है ना, ये उठाया जाता है कि जी लीडरशिप कंप्रोमाइज है। देखिए वो लीडरशिप, आप जुनैद अकबर को देखें, या कितनी दफा वो जेल गया, कितनी मारे खाई। सर ये बहनों गलत को बात है कि एतमाद में लिया गया नहीं लिया देखें, गया? जी मैं आवाज कर रहा हूँ। देखें आज भी ये फैसला हुआ है कि बहनों से मिला मिला जाएगा, उनको बाकायदा एतमाद में लिया जाएगा। देखिए हम सबकी ख्वाहिश है, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान बाहर ना आए, लेकिन आपको उस हालात का पता है। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, उसके जरिए जो हशर किया गया है अदालती सिस्टम का, तो ठीक। अदालती निज़ाम तो मफलूज है। तो हम पूरे सिस्टम, और ऑलरेडी हुकूमत जो है वो भी एक प्रेशर में खुद भी तो है ना, चले। कि घर का बैदी लंका हाँ। ढाए, वजीर दाखिला कह रहा है कोलेप्स कर गया सिस्टम। तो अब ये भी तो जस्टिफिकेशन दे ना कि जी आप कोलेप्स ठीक। कर गए हैं, तो आप किस लिए बैठे हैं फिर? तो वो तैयारी तो इसलिए चले, करनी है बिल्कुल कि ठीक। कोई सानी इतने साहब। सारे लोगों को जब ठीक। आप ले जाते हैं, उसकी लॉजिस्टिक होती है, उसका जी। दूसरा तो नहीं है कि भाई हम कहें कि जी आ जाए और सारे आ हम्म। जाएंगे वहां पे, और 2 दिन बैठ के ठीक। वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, जाहिर है आपका एक पॉइंट नया आ गया। बना है। कोई साहब, वैसे आज जो सारा सिलसिला हुआ है तो उस पे उसके लिए तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप लोग हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो, ये क्रेडिट आपके साथ रहेगा, जो आज एक बड़ा तारीखी मुआहदा हो गया है। अब ये बताइए कि जिस वक्त आपको मुबारकबाद देने का सिलसिला होता है, पीछे मामला दूसरी तरफ कुछ इस तरह के चल रहे होते हैं कि सवाल फिर उस तरफ चले जाते हैं। एक तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आ रही है 27 तारीख को, उन्होंने तैयारियों के लिए वक्त लिया हुआ है। दूसरी तरफ बिलावल साहब टिकटॉक करके बता रहे हैं कि अब खतरे की घंटी बज गई है। तो क्या वाकई ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजने का वक्त हुआ चाहता है? देखिए जहाँ तक पीटीआई की सियासत का मामला है, 2014 से ये एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और हजूम की सियासत कर रहे हैं। और जब बानी पीटीआई खुद निकले थे 2014 से लेकर आखिरी जो 2022 में भी आए थे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब आए, वो भी आपने देखा 26 तारीख को। नहीं, लेकिन अभी अकेले पीटीआई नहीं है ना, अभी तो 3 महाज है ना, जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो इनके साथ शामिल नहीं होगी, किसी हुजूम का ऐसा नहीं है। बाकी ये फाइनल भी कर चुके हैं, सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं, क्वार्टर फाइनल भी खेल चुके हैं, और ये तारीख पे तारीख ये इनका ये जो मौजूदा क़यादत है देती रही है। तो इन्होंने अडियाला के बाहर इनकी बहनें लोगों को बुलाती रही, 100 से ज़्यादा लोग नहीं आते। तो पीटीआई से तो कोई वो है नहीं। ज़रूर ये 27 सितंबर साल भी नहीं बताया कौन से साल में आएगी, इसी साल में आएगी या 27 में आएंगे, ये भी नहीं बताया। तो इसका कोई हमें फिक्र नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात, सर ये थोड़ी सी ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाता है ना फिर सुनने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि एक तरफ आप लोग मुलाकात इसलिए नहीं करने देते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो अडियाला के आगे जत्थे लेकर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं जब वो अपने लॉन्ग मार्च और जलसों का और धरनों का ऐलान कर रहे होते तो आप कहते हैं इनके साथ तो लोग ही नहीं आते। देखें लोग अगर आते, अगर लोग निकलते इसके लिए, तो मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिटिकल तहरीक तभी कामयाब होती है जिसके साथ अवाम होती है। तो फिर वहां पे मिलने क्यों नहीं देते, ये बोल करके जत्थे आ रहे हैं? वो देखें उनकी वजूहत है। जो बानी पीटीआई ने फरमाया, अपनी बहनों ने जो उनकी हुकूमत के साथ जो कमिटमेंट की, बाहर आके कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, इदारों के खिलाफ बोलना, के खिलाफ बोलना, और मैं समझता हूँ अदालत में भी ये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफ़ा इनको इजाज़त दी, बैरिस्टर सलमान जो मुलाकात आखिरी हुई थी, तो अदालतें के पास इनके पास है कि वो चले जाए। इन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात बंद की थी, कोई वजूहत भी नहीं थी। बदला ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं ले रहे, मगर मैं समझता हूँ जो इन्होंने बातचीत आके बाहर की है वो जेल मैनुअल के खिलाफ है। तो ये जेल सुप्रिंटेंडेंट और अदालत गए हुए भी हैं और फैसला भी इस पर महफूज हो गया। देखें वो अदालत अगर उनको, लेकिन बहनें भी लिखकर देने के लिए तैयार हैं कि जाके कोई बात नहीं करेंगे। 9 महीने हो गए हैं, 38 दफा बहनें जा चुकी हैं, मुलाकात नहीं होने दी। अलीमा के बाद जो इनकी बहनें, दूसरी बहनें थी, उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत करके वो गई थी, फिर बाहर आके जो उन्होंने फरमाया वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ वो मामला अदालत में। तो ये मुलाकात का सब मसला ये नहीं कि अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही तो आप जो हुजूम लेकर, आप जो है पूरी KPK की जो वसाइल हैं वो लेकर अपने इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे।
तो ये देखें, इससे मईशत को नुकसान दे सकते हैं, मगर हुकूमत अच्छा को सर, नहीं पड़ता। आप बहैसियत हुकूमत रुकन क्या मुझे इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो इस वक्त ये कह रही है कि बुशरा साहिबा की अब जो दूसरी आंख है वो भी मुतासिर हो गई है और उसका अब इलाज चल रहा है, तो आप इस बात की, इस दावे की तरदीद या तस्दीक देखें, कर सकते हैं? पहली बात तो हम किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाते हैं। जो ये इनका माजी रहा है, जो इन्होंने हमारी लीडरशिप की बीमारियों पे इन्होंने मजाक उड़ाया, किसी भी, अगर बानी पीटीआई का भी जो आंख का मसला था उसको इलाज पूरा किया गया और जो लवाजमात थे मेडिकल पूरी उनको दी गई, कभी भी हमने ऐसी कोई अभी बात चल रही है कोई ट्रीटमेंट बुशरा बीबी की? मैं कहता हूं अगर उनके मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, अगरचे उनके लिए कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका हक है कि उसका बेहतर इलाज होना चाहिए। हमारे सियासी मुखालिफ हैं, हम उनके जानी दुश्मन नहीं है। पहली बात ये, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ किया हम वो नहीं सोचते, वो जो भी जिस तरह बानी पीटीआई का इलाज हुआ है उसका भी होना चाहिए अगर कोई ऐसा मामला है। जो बात आपने कहा पीपल्स पार्टी के हवाले से, किरण देखें इस वक्त इलेक्शन हो रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो। वैसे मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मैंने आगे आकर ब्रेक के बाद वापस आकर इसी पर ही बात करनी है। ब्रेक लीजिए, ये दोनों मौजूद मेहमान साथ मौजूद। वेलकम बैक वंस अगेन। शौकत यूसुफजई साहब, ये फरमाइएगा कि जिस वक्त आप लोगों के पास एहतजाज का टास्क इमरान खान की तरफ से आया था तो ये टास्क दिया गया था महमूद खान अचकज़ई साहब को, फिर उसके बाद अभी जब ये सारा सिलसिला हुआ और उससे पहले वज़ीर आला से जब सवाल होता था कि भाई कुछ करें क्यों नहीं करें, तो उन्होंने कहा, वो कहते थे कि टास्क तो महमूद अचकज़ई साहब के पास है, लेकिन अब जब ऐलान हुआ है तो इस वक्त महमूद साहब कहीं नजर नहीं आए। हालांकि ये भी था कि 5 अगस्त से तो तहरीक का आगाज उन्होंने करना था या उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, तो अभी कहाँ है वो? देखिए, आज जो मीटिंग हुई उसमें इंशाल्लाह जो राब्ते की वो है, इंशाल्लाह उनसे भी राब्ता किया जा रहा है, बल्कि हो भी चुका है उनसे राब्ता। और ये कोशिश यही हो रही है कि जितने अपोजिशन पार्टियां उन सब के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। तो ये इसलिए जो टाइम जो दिया गया नहीं, तो दावत तो उनको दी गई थी ना, तो फिर वो नाराज किस बात पर हैं? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं नाराज उनके? नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। वो उन्होंने ऐसे ही नहीं आए जो नहीं, वो देखें, वो एक अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस इशू के ऊपर वो भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बातचीत होगी, इस तरह जो दीगर पार्टियां उनके साथ भी बात हो रही है। लेकिन सर ये बात की ना, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें, ऐसा समझ आता भी है, एक तरफ वज़ीर आला जो हैं वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जिम्मेदारी इमरान खान साहब के पास है, इमरान खान ने अचकज़ई साहब को दी है, वो जब ये ऐलान हो गया और ऐलान के बाद उसके हवाले से मीटिंग हो रही है, तो जिनके पास टास्क है वो उस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं बुलाने के बावजूद, आप इसे कह रहे हैं कि ये बहुत कैजुअल बात है? नहीं, देखिए, हम कोशिश हो रही है कि सारे अपोजिशन को मिलाए ना। अब देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ का अपना शो है और तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर लिया। अब हम आइए हमारी सर, मैं बड़ा सादा महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से पूछ रही हूँ, सादा सवाल है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उनको ये टास्क दे रहे हैं कि वो जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ उनको बुलाएं, उनको मिलें और एक मुश्तरका लायमन बने। आप देख लेंगे सर, उनको टास्क ऑलरेडी इमरान खान ने दिया हुआ है, आपके साथ लॉन्ग मार्च के लिए वो मुत्तफिक हैं। ये देखिए, बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। एक चीज जो है एक लायामल है, जो कि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर, आपको पता है, वर्कर्स का। सर, वो मुत्तफिक हैं या नहीं है? कल यानी आपके साथ मुत्तफिक नहीं है ना वो 27 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के लिए? हम ये देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, अकेले से वो नहीं। ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू सर, मैं समझ गई। किलदार साहब, ठीक है सर, इजाजत दें, बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स लेने, मैंने बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, मैंने 2 इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो खेल साहब से पूछनी है। हाँ, मुझे आपकी बात से समझ आ गया ना, जब आपने कहा कि हो जाएंगे वो मुत्तफिक, तो समझ आ गया मुझे आपकी बात से। खेल साहब, मुझे फरमाए, हमने क्या किया था, लंदन पहुंचाया था उनको। कुछ बातें अगले प्रोग्राम के लिए रख लें सर। सर ठीक है शौकत साहब, कुछ बातें अगले प्रोग्राम के लिए। किल साहब, कल खबरें आई सर कि आमिर डोगर की स्पीकर चैम्बर में एक मुलाकात हुई है जिसमें उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी गई है, लेकिन आज स्पीकर ने कह दिया कि ऐसी कोई पेशकश ही नहीं हुई है। हालांकि इस पर बैरिस्टर गौर ने बाकायदा रद्द-ए-अमल भी दिया था, तो इस वजह से हुकूमत ने यू टर्न लिया है सर।
देखें, मैं समझता हूँ स्पीकर के पास जो कोई भी एमएनए जाता है रूटीन में, उनसे मुलाकात, स्पीकर कस्टोडियन है हाउस का, तो ये रूटीन की फोटो सेशन था। हाँ, कोई हमारा पार्लियामानी जो फेडरल मिनिस्टर है उमूर के तारिक फजल चौधरी, उनको ये मालूमात हो सकती है अगर कोई बात। ये मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद जो है ऑफर दी थी, खुद प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे, मगर ये देखें बातचीत के लिए कभी ये तैयार नहीं हुए, ना इनके पास किसी के पास इख्तियार नहीं। जिस तरह आपने कहा महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर है, पहले कहा गया कि वो ये एहतजाज करेंगे, अब इनके पास ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, सर ये हुकूमत ने क्यों यू टर्न लिया? उनको छोड़े ना, उनसे तो मैं देखिए, सवाल कर लेती हूं। उनके हुकूमत बात उनसे करती है जिनके पास इख्तियार होता है। ठीक। इनके पास ना अपोजिशन लीडर हाथ मिलाने, वो कहता है मैं अगर हाथ मिलाऊंगे बानी पीट सर के बहुत मुझे सारी अपोजिशन शिद्दत लीडर से से सवालात मेरे पास उतार बच गए देंगे और मुझे सीट यकीनन आप से। लोगों के पास शिद्दत से जवाबात मौजूद होंगे, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने के बाद।